नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ आसमान में झांककर मौसम, समाज में होने वाले बड़े बड़े बदलाव और यहाँ तक कि लोगों के भाग्य की भविष्यवाणी भी कर लेती थी। आज हम शनि चार की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरेंगे, यानी शनि के गोचर को समझेंगे, वो भी उन प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों की नज़र से जिन्होंने ठीक यही करने की कोशिश की थी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारी ये सारी जानकारी संहिता ज्योतिष पर आधारित अकादमिक सामग्री से ली गई है। हमारा मकसद इन मान्यताओं को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि इस प्राचीन ज्ञान प्रणाली में क्या दर्ज किया गया था। तो इस पूरी बातचीत का जो केंद्र है वो शब्द है शनिचार। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है शनि का चलना या उसकी चाल। लेकिन पुराने ज्योतिषियों के लिए ये सिर्फ एक ग्रह का घूमना नहीं था। वो मानते थे कि आकाश में शनि कहाँ है, इससे ये पता चल सकता है कि धरती पर क्या होने वाला है, फसलों से लेकर बड़े बड़े देशों के भविष्य तक। तो चलिए देखते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शनि के गोचर की बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर नक्षत्रों और राशियों पर इसके असर की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे शनि के रंग को देखकर भविष्यवाणियां होती थीं, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहचार यानी ग्रहों की गोचर की सोच से। ब्रह्मांड की इस बड़े से डांस में शनि का एक बहुत ही खास रोल है। एक धीमा, सोचा समझा लेकिन बेहद ताकतवर किरदार। तो इस सिस्टम में शनि आखिर है कौन? इसे कहते हैं शनै शनै चरती ती, यानी जो धीरे धीरे चलता है। और हाँ, इसे एक क्रूर या कहें तो एक सख्त ग्रह माना जाता है, लेकिन इसका असर, इसका दायरा वो हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसी आसमानी ताकत जिसके बारे में माना जाता था कि वो एक कवि को मिलने वाली प्रेरणा, एक डॉक्टर के इलाज, एक किसान की फसल और एक व्यापारी के मुनाफे सब पर असर डाल सकती थी। इतनी बड़ी शक्ति थी शनि। और यहाँ देखिए कैसे पुराने ग्रंथ आसमान को सीधे सीधे धरती से जोड़ते थे। बृहद संहिता में लिखा है कि अगर शनि कुछ खास नक्षत्रों में साफ साफ दिखाई दे तो पृथ्वी वर्षा के जल से भर जाती है। देखिए, इससे एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। ये ज्योतिष सिर्फ किसी एक इंसान के भविष्य के बारे में नहीं था, ये तो बारिश और खेती जैसी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों की भविष्यवाणी का एक तरीका था। चलिए, अब इस पूरी व्यवस्था के दिल में उतरते हैं। हम देखेंगे कि जब शनि 27 चंद्र नक्षत्रों में से हर एक से गुजरता था तो उसकी व्याख्या कैसे होती थी, और ये भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थीं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो पहले 4 नक्षत्रों से शुरू करते हैं। इसकी बारीकी पर जरा गौर कीजिए। अश्विनी नक्षत्र में माना जाता था कि असर घोड़ों और उनके रखवालों पर होगा, लेकिन साथ ही कवियों और डॉक्टरों पर भी। अब इसकी तुलना कृत्तिका से कीजिए, जो आग से जुड़े काम करने वालों जैसे लोहार या सेना प्रमुखों से जुड़ा है। मतलब हर नक्षत्र का अपना एक अलग लॉजिक काम कर रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दायरा और भी बड़ा होता जाता है। पुनर्वसु में देखिए, अब बात सिर्फ काम धंधों की नहीं रही, बल्कि पंजाब और सौराष्ट्र जैसे पूरे पूरे इलाकों की हो रही है। ये कितनी कमाल की बात है कि ये सिस्टम सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि जमीन को भी ब्रह्मांड से जोड़कर देखता था। और यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। असर सिर्फ इंसानों पर नहीं हो रहा है। आश्लेषा में देखिए, पानी में रहने वाले जीवों पर असर पड़ रहा है। और उत्तरा फाल्गुनी, अरे वाह, सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि गुड़ और नमक जैसी चीजों पर भी। ये एक ऐसी दुनिया की सोच है जहां एक बादशाह से लेकर नमक के एक दाने तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अपने सफर के बीच में हम देखते हैं कि ये सिस्टम क्रिएटिव लोगों और खुफिया काम करने वालों दोनों को कैसे अपनी जगह देता है। चित्रा का संबंध लेखकों और चित्रकारों से है, तो वहीं स्वाति का जासूसों और दूतों से। एक बार फिर हमें ये देखने को मिलता है कि ये सिस्टम जिंदगी के हर पहलू को समझने और उसे बांटने की कितनी बड़ी कोशिश करता था। और यहाँ हम नक्षत्रों का अपना सफर पूरा करते हैं। पूर्वाषाढ़ा के तहत हम बंदाल जैसे इलाकों पर असर देखते हैं, और रेवती में देखिए, शरद ऋतु की फसलों और शाही कर्मचारियों जैसी खास चीजों से इसका जुड़ाव है। इस सिस्टम की गहराई और इसका विस्तार वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विश्लेषण सिर्फ शनि की पोजीशन पर नहीं रुकता था। प्राचीन ज्योतिषियों का तो ये भी मानना था कि वो रात के आसमान में सिर्फ शनि का रंग देखकर भविष्य बता सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक तो और भी सीधा था। ग्रंथ के हिसाब से अगर शनि लाल दिखे तो मतलब युद्ध होगा,
अगर पीला दिखे तो अकाल और डर फैलेगा। लेकिन अगर वो किसी मणि की तरह साफ और चमकदार हो तो इसे सबके लिए एक अच्छा संकेत माना जाता था। ये तो जैसे पूरे समाज के भविष्य का एक विजुअल, एक तुरंत मिलने वाला संकेत था। तो नक्षत्रों की छोटी छोटी बारीकियों को देखने के बाद अब हम अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं कि जब शनि 12 राशियों से गुजरता था तो उसकी व्याख्या बड़े पैमाने पर भविष्यवाणियों के लिए कैसे की जाती थी। राशियों के मामले में हमें कुछ सामान्य नियम मिलते हैं। वृश्चिक या सिंह जैसी राशियों में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता था, जबकि कन्या या वृष में इसे अच्छा मानते थे। लेकिन इस सिस्टम में भी अपनी पेचीदगियां थीं। जैसे एक आम तौर पर अच्छा माना जाने वाला गोचर भी बंगाल या कश्मीर जैसे खास इलाकों के लिए बुरा हो सकता था। और कुछ भविष्यवाणियां तो काफी ज्यादा नाटकीय थीं। ग्रंथ एक ऐसा मंजर दिखाता है जो किसी प्रलय से कम नहीं लगता जब शनि मीन राशि में आता है। लिखा है, राजा बेचैन हो जाते हैं, धरती कांपती है और चोरों के गिरोहों के लिए तो ये जश्न का समय होता है। मतलब एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। हमने काफी कुछ देख लिया है। अब चलिए इस सारी जानकारी को उन मुख्य सिद्धांतों में समेटते हैं जिनके आधार पर इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार शनि का प्रभाव तय होता था। तो इस पूरी व्यवस्था की बड़ी बातें क्या हैं? पहली, शनि की पोजीशन जिंदगी की सबसे जरूरी चीज यानी बारिश या सूखे का एक बैरोमीटर थी। दूसरी, उसका रंग युद्ध या शांति का एक तुरंत मिलने वाला विजुअल सिग्नल था। और तीसरी, कुछ खास ग्रहों के कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता था। और इसमें सबसे बड़ी चेतावनी ये थी, अगर शनि रोहिणी नक्षत्र को तोड़ दे तो 12 साल के भयानक अकाल की भविष्यवाणी की गई थी। आखिर में ज्योतिष से भी आगे बढ़कर ये प्राचीन ग्रंथ हमें जो दिखाता है वो है एक अनिश्चित दुनिया में मतलब खोजने की एक बहुत गहरी और विस्तृत कोशिश। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ब्रह्मांड में एक व्यवस्था खोजने और इस केओस को समझने की ये जो इतनी गहरी मानवीय इच्छा है वो आखिर हमारे अपने बारे में क्या बताती है।